सेकंड लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी दुनिया और दीन की बुनियाद इल्म और तहकीक पे है। इसी वजह से इंसान की जो इर्तिकाई अमल है वो मुकम्मल हुआ है। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने के लिए मैं कुछ आयात पेश करूँगा कि कुरान पाक में सबसे पहले जो लफ्ज़ तख्लीक किया गया वो इकरा कि पढ़ बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अक्रमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तलावत कलाम पाक के लिए हाफिज़ ताहिर अयूब साहब को मदऊ करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये आइंदा लॉ मूड्स में कन्वर्ट होगी और जो दोस्त जिनकी यहाँ पर पार्टिसिपेशन 75% होगी वो एलिजिबल होंगे आइंदा लॉ मूड्स में पार्टिसिपेट करने में, और उसमें फिर आइंदा कैश प्राइजेस भी हैं। फोकस हमने किया है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस को, उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं उनका चुनाव करते रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलक कमर अफजल साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Sorry, the proceedings are starting little late because I was called at the case at exactly 11 o'clock और प्रेसिडेंट साहब भी उसी कोर्ट में मौजूद थे, वरना ये शायद से कहते कि मैं बहाना कर रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये उधर मौजूद थे। पूरे 11 बजे केस बुलाया एंड वी मेक इट शॉर्ट ऑफ इट, केस हो गया अल्लाह की और गवाही खान तनवीर साहब की। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताऊं कि हाउ आई एम सीनियर। ये तनवीर साहब मेरे स्टूडेंट हैं, अजमल साहब मेरे स्टूडेंट हैं, अब्बासी साहब, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। और अगर ये मेरे स्टूडेंट हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं कितना पुराना हूँ। सो आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस इन 1991 एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 30 हो गए 30 ईयर्स, अबव 30 ईयर्स, अबव 31 ईयर्स। और पहले तो मेरा मेन प्रैक्टिस सारी पिंडी में ही थी, लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनी
तो फिर 2007 में मैं इस्लामाबाद तकरीबन शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ भी चलता रहा सिलसिला इसी तरह। तो जब मुझे जैदी साहब ने बताया तो आई रियली फील ऑनर्ड, और आई वॉज honestly speaking, I was happy कि I've been remembered by the bar, and I owe the bar because this is the base and from here I started. तो मैंने इनसे कहा जी कि आप जो टॉपिक कहेंगे इंशाल्लाह I will come and I will try my best to satisfy the new aspirants. हालांकि मेरी स्पेशलिटी लॉ ऑफ टॉट्स, मैंने 25 साल लॉ कॉलेज में पढ़ाया है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया है, लॉ ऑफ टॉट्स, और मेरा ख्याल है सारों को याद भी है। सो वेन एवर आई मीट माई स्टूडेंट्स दे डू टेल मी कि सर आपका जो सब्जेक्ट था वो अभी तक याद है। तो कमिंग बैक टू दी टुडेज लेक्चर, इट्स नॉट ए लेक्चर, इट्स एक्चुअली टू tell you how to practice in High Court, because there is a vast difference of practice between the district courts and the High Court. District Court एक टीवी सीरियल ड्रामा है जो 20 किस्तों पे 50 किस्तों पे चलता है। हाई कोर्ट एक 30 सेकंड्स की फिल्म है, और उस 30 सेकंड्स की फिल्म में आपने वो 30 किस्तों का ड्रामा जो है वो पेश कर रहा है। ये बेसिक फर्क है हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस का। जब आप इस फर्क को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। और अगर आप उसी टेम्पो या उसी 30 किस्तों वाले ड्रामे में हाई कोर्ट आएंगे और तैयारी भी उसी तरह करके आएंगे तो फिर कभी भी हाई कोर्ट आपको वेलकम नहीं करेगी। मेरा ये सबसे पहला आपसे एक किस्म की एक ऑब्जर्वेशन है कि हाई कोर्ट में आने के लिए दिस शुड बी द पेस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या चीज है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेस में और हाई कोर्ट की पेस में फर्क क्रिएट करती है, और वो फर्क पेस का कैसे लाया जा सकता है। अब ये है रियल जो मैं समझता हूं मूड पॉइंट इस सारी डिस्कशन का, कि कैसे इसको स्पीड अप किया जा सकता है, उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ को जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उसको कन्वर्ट करने के लिए हाई कोर्ट। तो I would safely say कि the law which covers this aspect is called General Clauses Act. अब हैरान होंगे कि how and why I am making such a big statement कि क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी दो मुख्तलिफ ज्यूरिस्डिक्शंस में इतना असरअंदाज होता है कि उसका फर्क पूरा क्रिएट कर देता है। तो मैं आपको उसका एक सॉलिड प्रूफ देता हूं। सिविल प्रोसीजर कोड कब बनी सर? 1908 में। एविडेंस एक्ट कब आया? 1887 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारी कोड्स, ये सारे लॉज का जो पेरेंट लॉ है, ये आपको इंफॉर्मेशन आई डोंट नो आपके पास है कि नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देखें, पहली आप नोट करें, जो पेरेंट लॉ है इन सब का, दैट इज कॉल्ड जनरल क्लॉजेज एक्ट। और ये आया है पहला जो आया था, आप हैरान होंगे, वो आया था 1868 में। 1868 में जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया गया था। क्यों? इसलिए कि बाकी कोई और कानून मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि यह कानून इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको बनाया गया
उसके बाद एविडेंस एक्ट, उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके बाद पीनल कोड, उसके बाद सारे लॉज आए। अब मुझे बताएं, ये आर्गुमेंट अट्रैक्ट करता है इस बात को जो मैंने कही थी कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की इंपॉर्टेंस। जनरल क्लॉजेज एक्ट हर वहां मौजूद है, हर उस क्लॉज में मौजूद है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। देखिए इसका नाम क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, यानी कि जहां कोई क्लॉज नहीं लिखी हुई और आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि यह बात सही है, और वो बात है भी सही क्योंकि आप समझते हैं कि सही है, तो वहां कहीं ना कोई कानून आपको मदद करेगा। वो जो कानून मदद करता है उस लेवल पे जाके उसको कहते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। यानी कि आप हर क्लॉज में इस लॉ को लगाएंगे तो आपके जो मंशा है, आपका जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट अगले तक पहुंचेगा। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट असल में उन गैप्स को, उन खाली जगहों को पुर करता है जहां स्टैच्यूट या इनैक्टमेंट्स या एक्ट्स या रेगुलेशंस लिख नहीं पाती। अगर एक सेक्शन है, फर्ज कर लिया सेक्शन, अभी मैं केस करके आया हूं 22A का, अब एक 22A का सेक्शन है, वो 5 लाइंस का सेक्शन, लेकिन अभी तक मेरा ख्याल है कि ये तो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं सारे, आपको पता है 22A पे कितना केस लॉ आ गया, बेशुमार केस लॉ आ गया। हालांकि एक छोटी सी प्रोविजन है और बड़ी, मैं समझता हूं मामूली सी प्रोविजन है, लेकिन केस लॉ इतना आ गया कि जर्नल्स के जर्नल्स भरे पड़े हैं। ये जो जर्नल्स के जर्नल्स भरे पड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी, उसकी तशरीह करने के लिए। लेकिन अगर उसकी तशरीह को जनरल क्लॉजेज एक्ट के जरिए किया जाए तो शायद अगर आप सारी जजमेंट्स को सारी देखें तो उन सारी जजमेंट्स के ज्यादा से ज्यादा 3 पैरेज जो हैं वही हैं जो कि सारों में कॉमन है। वजह ये कि फैक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो तकरीबन 99.9 सेम रहते हैं। आप एक कानून या एक वर्ड लॉ कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं और आगे भी आपने पढ़ना है, और जो आप सीनियर होते जाएंगे वो वर्ड बार बार आपके आगे आना शुरू हो जाएगा। वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। ये बड़ा वर्ड लगता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, यानी कि स्टैच्यूट को आपने तशरीह या उसका मतलब कैसे निकालना है। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये किस प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है, जब आप हाई कोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पता हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कह जरूर सकते हैं, लेकिन जज एंटरटेन नहीं करता। इसलिए नहीं एंटरटेन करता क्योंकि ये उसके ना लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, ये उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है। वो सिर्फ फैक्ट्स पे जाएगा। लोअर कोर्ट 90% केस फैक्ट्स पे डिसाइड करती है और 10% प्रोसीजरल लॉ पे करती है। आप याद रखें, लोअर कोर्ट कभी भी लॉ पे 10% से ज्यादा एंगेजमेंट नहीं करती। 90% फैक्ट्स पे करती है और 10% लॉ पे करती है। हाई कोर्ट 90% लॉ पे करती है और 10% फैक्ट्स पे करती है। तो इसलिए हाई कोर्ट में आपको लॉ का ज्यादा पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक फर्क जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रैक्टिस का है, लॉ और फैक्ट्स का। अब जब आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में लॉ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, इसका जो पाकिस्तान में वर्जन है वो बुक ऑफ प्रिंसिपल्स जो है उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब देखिए, एक और इस रेफरेंस से मैं आपको एक लिंक करता हूं बात। पूरी दुनिया में ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये नहीं है।
पूरी दुनिया में जनरल क्लॉजेज एक्ट कहीं भी नहीं है सवाए सब कॉन्टिनेंट के। तो फिर पूरी दुनिया में कौन सा सब्जेक्ट है जो इसकी रिप्लेसमेंट है? वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट का नाम दुनिया में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, लेकिन हमारे यहां जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्हें पता था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो इंग्लिश जुबान को इंटरप्रेट करने के लिए है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट देते हैं ताकि आप अंग्रेजी का मफहूम जो है वो समझने के लिए आपको एक सिंपल तरीका फार्मूला देते हैं। तो इसलिए 1868 में जनरल क्लॉजेज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त इंग्लैंड में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो था वो जनरल क्लॉजेज एक्ट की जगह काम कर रहा था, जो कि आज भी काम कर रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। अब जब ये जनरल क्लॉजेज एक्ट आगे आया तो सब कॉन्टिनेंट में इसकी इंप्रूवमेंट होती रही। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में इस जनरल क्लॉजेज एक्ट को उन्होंने कन्वर्ट किया पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956। लेकिन ये है वही जनरल क्लॉजेज एक्ट था जो कि सब कॉन्टिनेंट वाला था। तो पंजाब में 1956 का जो जनरल क्लॉजेज एक्ट आया, लेटर ऑन वो वेस्ट पाकिस्तान में आया, और आजकल जो पाकिस्तान में जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो असल में जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956 है, लेकिन अप्लाई कोर्ट्स वही करती हैं जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 था। ये आपको बात जो है जरूर पता होनी चाहिए। अब इसके दो बुनियादी जुज हैं जो कि अंडरस्टैंड करने हैं। देखिए मेरे लेक्चर की या मेरी इस सारी सबमिशंस की एक थोड़ी सी मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, वो ये कि मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ बतानी है जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आप इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं हाई टेक में जाऊंगा तो हाई टेक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मेरे लिए तो अब 30 साल में मुमकिन है कि मैं शायद उसको मेकअप कर सकूं, लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंड मुश्किल हो। सो इस लेक्चर का मकसद जनरल क्लॉजेज एक्ट की इंपॉर्टेंस और जनरल एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स की हद तक है। इससे आगे अभी आपकी ना स्टेज है ना आपको जानने की जरूरत है, वो आप अपने कैरियर में जू फॉलो करेंगे 25-30 साल के बाद आपको वो सारा अंडरस्टैंडेबल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट की जो बुनियादी बात है कि याद रखें, जनरल क्लॉजेज एक्ट स्टैट्यूट्स पे अप्लाई करता है, रूल्स पे अप्लाई करता है, रेगुलेशंस पे अप्लाई करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता। ये खान साहब आपको बात पता थी? नहीं पता। ये बात बड़ी बेसिक है। याद रखें कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है तो वो एनेक्टमेंट जो है वो इतनी बड़ी है कि कोई स्टैट्यूट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई स्टैट्यूट उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ी जाएगी या इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सूरत भी जनरल क्लॉजेज एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसकी बेसिक बात। अब आ जाए कि जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको समझाता क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ए मैन शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो हम तो वकील हैं, हमें तो देखें ना बहाना चाहिए कोई आर्गुमेंट निकालने का। हम कोर्ट में जाते हैं, एक औरत ने वो काम किया तो हम कोर्ट को जाके कहते हैं कि सर स्टैट्यूट में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये मैन, तो मेरा क्लाइंट तो वुमेन है, तो लिहाजा मुझ पे तो ये ऑफेंस या ये लाइबिलिटी इस्तेमाल नहीं होती। तो जज कहेगा हाँ बात तो सही है, ये तो मैन लिखा हुआ है। तो फिर अब आप वकील हैं तो आप इसमें से कैसे निकलेंगे? फिर आप
मतलब मैन लिखा होता है, आपने देखा स्टैट्यूट में मैन लिखा होता है ना, तो आप फिर इसमें से कैसे निकलेंगे? कोर्ट तो एकदम आंसर मांगती है। तो यहां से निकलने के लिए फिर आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाना पड़ता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको कहता है कि जहां मैन लिखा है वहां वुमन भी पढ़ा जाएगा। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन पता तब होगा जब आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा होगा। जहां ही लिखा हुआ है आप कहेंगे जी शी नहीं लिखा हुआ, देखो ना, आपका जो दूसरा वकील है वो तो एक आर्गुमेंट बिल्डअप करेगा ना, सर स्टैट्यूट में ही लिखा हुआ है तो ये तो शी है, तो शी पे कैसे अप्लाई करेगा? आप जनरल क्लॉजेज एक्ट निकालेंगे, आप उसको कहेंगे कि देखो ही और शी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल लॉ में इस्तेमाल होंगे। स्टैट्यूट में लिखा हुआ पर्सन, मैं दूसरा वकील हूं, मैं कहता हूं जी स्टैट्यूट में पर्सन लिखा हुआ है, इसका क्लाइंट जो है वो उसका नाम तो नजीर है, तो फिर पर्सन और नजीर में आप लिंक कैसे कर सकते हैं? स्टैट्यूट तो पर्सन मेंशन कर रहा है, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे वहां लिखा होगा कि पर्सन मींस हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल। आप कहते हैं जी ये जो पर्सन लिखा हुआ है इसका मतलब तो है लिविंग बीइंग, जिंदा आदमी के बारे में है, तो ये तो कंपनी है, तो इसका मतलब है ये सेक्शन इस पे अप्लाई नहीं करता। आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे तो जनरल क्लॉजेज एक्ट कहेगा कि पर्सन इंक्लूड्स द कंपनी आल्सो, कि जो कंपनी है, जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। इसी तरह आप कहते हैं जी कि महीना 30 दिन का है, महीना 30 दिन का, लेकिन कोई महीने तो 31 दिन के भी हैं, तो ये तो फिर कंफ्यूजन है। वो कहता है कि जी इसमें तो लिमिटेशन मंथ लिखी हुई है, तो ये तो 31 महीने का है, तो 31 और 30 को रिकॉन्साइल कैसे करेंगे? ये आपको आंसर कहां से मिलेगा? जनरल क्लॉजेज एक्ट से। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखें मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, ये 6 फुट है, ये 8 फुट है, ये 10 फुट है। अदालत आपको कहती है कि ये बताओ कि ये तुम किस कानून के तहत मेजरमेंट कर रहे हो? लेट अस इसको हम ना बालिश के जरिए मेजरमेंट कर लेते हैं। अदालत भी तो करना तो मेजर ही है ना, नापना ही है, तो वो कहता है ठीक है इसको बालिश के जरिए मेजर कर लेते हैं। वाई टू गो इनटू फीट या मीटर्स? तो फिर वहां आपको जब सवाल पूछेगा अदालत तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। वो कहेगा बताओ कहां से ये तुम कह रहे हो? यू विल गो टू जनरल क्लॉजेज एक्ट, आप कहेंगे जी यहां लिखा हुआ है कि मेजरमेंट्स करने का ये तरीका है और इस तरह ये मेजर होगा। अब ये तो बेसिक स्टार्ट है। जब आप हाई कोर्ट में आते हैं ना तो 90% इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन हाई कोर्ट करती है, हाउ द पिटिशन इज मेंटेनेबल। पहला सवाल क्या होता है? हाउ द पिटिशन इज मेंटेनेबल। दूसरा सवाल होता है कि हाउ द कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन। एक सवाल किया आप पे कि मुझे बताओ पहले तुम्हारा यहां आने का राइट क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है। दूसरा सवाल किया कि मुझे यह बताओ कि मेरा इख्तियार क्या है, यानी कि हाई कोर्ट दोनों का वजन आप पे डालती है। तो जब दोनों का वजन पड़ता है ना अर्जेंट केस में, तो 30 सेकेंड का टाइम होता है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं होता। क्यों खान साहब? यही है ना, 30 सेकेंड से ज्यादा कोई जज देता है? नहीं देता। और ये भी नहीं आप कह सकते कि मैं तैयारी करके आ सकता हूं, और ये भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अगली तारीख दे जिस तरह सिविल जज के पास है। तो हाई कोर्ट में गेम यहां 30 सेकंड की शुरू होती है, मेंटेनेबिलिटी और जुरिसडिक्शन। और मैं आपको बताने लगा हूं आज कि ये जो अमर धारा है इन दोनों सवालों से निकलने का, वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अगर आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट सही तरह एक दफा देखा हुआ है तो आप इन दोनों सवालों से मार नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए कि जब आप
जो ही जनरल क्लॉजेज एक्ट को जेहन में रख के दोनों का जवाब देना शुरू करेंगे, जज समझ जाएगा कि इसने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है। और जो ही उसकी समझ में यह बात आएगी कि इसने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है, वो आपसे तीसरा सवाल कभी भी नहीं करेगा। दिस इज हाउ द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज डन इन हाई कोर्ट, कि जो ही उसको आइडिया होगा कि आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है, आपसे तीसरा सवाल नहीं करेगा। अब पहले सवाल को आप देखें कि वो कहता है कि हाउ द रिट पिटिशन इज मेंटेनेबल। अब मेंटेनेबिलिटी में जब वो सवाल करता है तो आपको बेसिक इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि तुम बताओ तुम्हारा वेस्टेड राइट क्या इन्फ्रिंज हुआ है। कौन सा वेस्टेड राइट क्या इन्फ्रिंज हुआ है। जब आप वेस्टेड राइट की डेफिनेशन ढूंढने शुरू होंगे तो आप किधर जाएंगे फिर? यू हैव टू गो टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्टेड राइट। वेस्टेड राइट की डेफिनेशन पे हजार किताब लिखी जा चुकी है। आप गूगल पे जाएं, आप लॉ साइट पे जाएं, आप अपनी लाइब्रेरियों में जाएं, वेस्टेड राइट की डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन आज दिन तक फाइनल नहीं हो सकी। आज दिन तक वेस्टेड राइट की डेफिनेशन फाइनल नहीं हो सकी, इसलिए कि ये डेफिनेशन एवोल्यूशनरी डेफिनेशन है। इसने डायनामिक रहना है, इसने रोज चेंज होना है। आपका राइट रोज चेंज होगा। मिसाल के तौर पे आप इंटरेस्टिंगली देखिए, आजकल नया ये फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारा, पहले तो सिर्फ चादर चार दीवारी थी, लेकिन ये तो नई गेम आ गई है ना सोशल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया के अंदर वेस्टेड राइट ऑफ प्राइवेसी रखना और उसको प्रोटेक्ट करना कानून के अंदर, उसके लिए डेफिनेटली वेस्टेड राइट की डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ता कि जनाब मेरा वेस्टेड राइट ये भी है कि मैं घर के अंदर महफूज रहूं, लेकिन मेरा वेस्टेड राइट ये भी है कि मेरी फेसबुक भी महफूज रहे, मेरा इंस्टाग्राम भी महफूज रहो, मेरा व्हाट्सएप भी महफूज रहे, मेरा फोन भी हैक ना हो। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट वेस्टेड राइट्स बन गए हैं जितना कि वेस्टेड राइट चादर चार दीवारी थी। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टेड राइट की डेफिनेशन जो है वो कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। वेस्टेड राइट की डेफिनेशन हमेशा आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन हमेशा जनरल क्लॉजेज एक्ट में ही रहेगी और वहीं से इसकी इंप्रूवमेंट जो है वो शुरू होगी। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये इतना एक बेसिक्स है, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए बेसिक्स है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ज्यादा होनी शुरू हो गई। मुख्तलिफ जजों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस ऐड होनी शुरू होगी, तो इसको संभालना मुश्किल हो गया। एक एक लफ्ज जो था वो एक्सप्लेनेटरी, और फिर इस जनरल क्लॉजेज एक्ट की इतनी क्या चीज जरूरी है जो कि अंडरस्टैंड करनी है। जनरल क्लॉजेज एक्ट हर वहां मौजूद है, हर उस क्लॉज में मौजूद है जिसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। देखिए इसका नाम क्या है, जनरल क्लॉजेज एक्ट, यानी कि जहां कोई क्लॉज नहीं लिखी हुई और आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि यह बात सही है, और वो बात है भी सही क्योंकि आप समझते हैं कि सही है, तो वहां कहीं ना कोई कानून आपको मदद करेगा। वो जो कानून मदद करता है उस लेवल पे जाके उसको कहते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट। यानी कि आप हर क्लॉज में इस लॉ को लगाएंगे तो आपके जो मंशा है, आपका जो आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट अगले तक पहुंचेगा। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट असल में उन गैप्स को, उन खाली जगहों को पुर करता है जहां स्टैच्यूट या इनैक्टमेंट्स या एक्ट्स या रेगुलेशंस लिख नहीं पाती। अगर एक सेक्शन है, फर्ज कर लिया सेक्शन, अभी मैं केस करके आया हूं 22A का, अब एक 22A का सेक्शन है, वो 5 लाइंस का सेक्शन, लेकिन
अभी तक मेरा ख्याल है कि ये तो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैं सारे, आपको पता है 22A पे कितना केस लॉ आ गया, बेशुमार केस लॉ आ गया। हालांकि एक छोटी सी प्रोविजन है और बड़ी, मैं समझता हूं मामूली सी प्रोविजन है, लेकिन केस लॉ इतना आ गया कि जर्नल्स के जर्नल्स भरे पड़े हैं। ये जो जर्नल्स के जर्नल्स भरे पड़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उसकी इंटरप्रिटेशन करनी थी, उसकी तशरीह करने के लिए। लेकिन अगर उसकी तशरीह को जनरल क्लॉजेज एक्ट के जरिए किया जाए तो शायद अगर आप सारी जजमेंट्स को सारी देखें तो उन सारी जजमेंट्स के ज्यादा से ज्यादा 3 पैरेज जो हैं वही हैं जो कि सारों में कॉमन है। वजह ये कि फैक्ट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं वो तकरीबन 99.9 सेम रहते हैं। आप एक कानून या एक वर्ड लॉ कॉलेज में भी पढ़ के आए हैं और आगे भी आपने पढ़ना है, और ज्यों ज्यों आप सीनियर होते जाएंगे वो वर्ड बार बार आपके आगे आना शुरू हो जाएगा। वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये बड़ा वर्ड लगता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, यानी कि स्टैट्यूट को आपने तशरीह या उसका मतलब कैसे निकालना है। ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ये किस प्रैक्टिस में इस्तेमाल होता है? जब आप हाई कोर्ट में आते हैं। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पता हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कह जरूर सकते हैं, लेकिन जज एंटरटेन नहीं करता। इसलिए नहीं एंटरटेन करता क्योंकि ये उसके ना लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, ये उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात है। वो सिर्फ फैक्ट्स पे जाएगा। लोअर कोर्ट 90% केस फैक्ट्स पे डिसाइड करती है और 10% प्रोसीजरल लॉ पे करती है। आप याद रखें, लोअर कोर्ट कभी भी लॉ पे 10% से ज्यादा एंगेजमेंट नहीं करती। 90% फैक्ट्स पे करती है और 10% लॉ पे करती है। हाई कोर्ट 90% लॉ पे करती है और 10% फैक्ट्स पे करती है। तो इसलिए हाई कोर्ट में आपको लॉ का ज्यादा पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको सिर्फ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक फर्क जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रैक्टिस का है, लॉ और फैक्ट्स का। अब जब आप हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में लॉ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसमें जो बेसिक सब्जेक्ट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, इसका जो पाकिस्तान में वर्जन है वो बुक ऑफ प्रिंसिपल्स जो है उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अब देखिए, एक और इस रेफरेंस से मैं आपको एक लिंक करता हूं बात। पूरी दुनिया में ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये नहीं है। पूरी दुनिया में जनरल क्लॉजेज एक्ट कहीं भी नहीं है सवाए सब कॉन्टिनेंट के। तो फिर पूरी दुनिया में कौन सा सब्जेक्ट है जो इसकी रिप्लेसमेंट है? वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉजेज एक्ट का नाम दुनिया में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, लेकिन हमारे यहां जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्हें पता था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो इंग्लिश जुबान को इंटरप्रेट करने के लिए है, जो कि सब कॉन्टिनेंट में पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि हम आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट देते हैं ताकि आप अंग्रेजी का मफहूम जो है वो समझने के लिए आपको एक सिंपल तरीका फार्मूला देते हैं। तो इसलिए 1868 में जनरल क्लॉजेज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त इंग्लैंड में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो था वो जनरल क्लॉजेज एक्ट की जगह काम कर रहा था, जो कि आज भी काम कर रहा है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। अब जब ये जनरल क्लॉजेज एक्ट आगे आया तो सब कॉन्टिनेंट में इसकी इंप्रूवमेंट होती रही। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में इस जनरल क्लॉजेज एक्ट को उन्होंने कन्वर्ट किया पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956। लेकिन ये है वही जनरल क्लॉजेज एक्ट था जो कि
सब कॉन्टिनेंट वाला था। तो पंजाब में 1956 का जो जनरल क्लॉजेज एक्ट आया, लेटर ऑन वो वेस्ट पाकिस्तान में आया, और आजकल जो पाकिस्तान में जनरल क्लॉजेज एक्ट है वो असल में जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956 है, लेकिन अप्लाई कोर्ट्स वही करती हैं जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1868 था। ये आपको बात जो है जरूर पता होनी चाहिए। अब इसके दो बुनियादी जुज हैं जो कि अंडरस्टैंड करने हैं। देखिए, मेरे लेक्चर की या मेरी इस सारी सबमिशंस की एक थोड़ी सी मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, वो ये कि मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ बतानी है जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आप इस लेवल पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर मैं हाई टेक में जाऊंगा तो हाई टेक आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मेरे लिए तो अब 30 साल में मुमकिन है कि मैं शायद उसको मेकअप कर सकूं, लेकिन आपके लिए अंडरस्टैंड मुश्किल हो। सो इस लेक्चर का मकसद जनरल क्लॉजेज एक्ट की इंपॉर्टेंस और जनरल एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स की हद तक है। इससे आगे अभी आपकी ना स्टेज है, ना आपको जानने की जरूरत है। वो आप अपने कैरियर में जू फॉलो करेंगे, 25-30 साल के बाद आपको वो सारा अंडरस्टैंडेबल ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सो जनरल क्लॉजेज एक्ट की जो बुनियादी बात है कि याद रखें, जनरल क्लॉजेज एक्ट स्टैट्यूट्स पे अप्लाई करता है, रूल्स पे अप्लाई करता है, रेगुलेशंस पे अप्लाई करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता। ये खान साहब आपको बात पता थी? नहीं पता। ये बात बड़ी बेसिक है। याद रखें कि जनरल क्लॉजेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई नहीं करता। वजह, उसकी वजह यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होती है तो वो एनेक्टमेंट जो है वो इतनी बड़ी है कि कोई स्टैट्यूट उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई स्टैट्यूट उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ी जाएगी या इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सूरत भी जनरल क्लॉजेज एक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये इसकी बेसिक बात। अब आ जाए कि जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको समझाता क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक स्टैट्यूट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ए मैन शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो हम तो वकील हैं, हमें तो देखें ना बहाना चाहिए कोई आर्गुमेंट निकालने का। हम कोर्ट में जाते हैं, एक औरत ने वो काम किया तो हम कोर्ट को जाके कहते हैं कि सर स्टैट्यूट में तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये मैन, तो मेरा क्लाइंट तो वुमेन है, तो लिहाजा मुझ पे तो ये ऑफेंस या ये लाइबिलिटी इस्तेमाल नहीं होती। तो जज कहेगा हाँ बात तो सही है, ये तो मैन लिखा हुआ है। तो फिर अब आप वकील हैं तो आप इसमें से कैसे निकलेंगे? फिर आप मतलब मैन लिखा होता है, आपने देखा स्टैट्यूट में मैन लिखा होता है ना, तो आप फिर इसमें से कैसे निकलेंगे? कोर्ट तो एकदम आंसर मांगती है। तो यहां से निकलने के लिए फिर आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाना पड़ता है। जनरल क्लॉजेज एक्ट आपको कहता है कि जहां मैन लिखा है वहां वुमन भी पढ़ा जाएगा। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन पता तब होगा जब आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा होगा। जहां ही लिखा हुआ है आप कहेंगे जी शी नहीं लिखा हुआ। देखो ना, आपका जो दूसरा वकील है वो तो एक आर्गुमेंट बिल्डअप करेगा ना, सर स्टैट्यूट में ही लिखा हुआ है तो ये तो शी है, तो शी पे कैसे अप्लाई करेगा? आप जनरल क्लॉजेज एक्ट निकालेंगे, आप उसको कहेंगे कि देखो ही और शी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये दोनों इंटरचेंजेबल लॉ में इस्तेमाल होंगे। स्टैट्यूट में लिखा हुआ पर्सन, मैं दूसरा वकील हूं, मैं कहता हूं जी स्टैट्यूट में पर्सन लिखा हुआ है, इसका क्लाइंट जो है वो उसका नाम तो नजीर है, तो फिर पर्सन और नजीर में आप लिंक कैसे कर सकते हैं? स्टैट्यूट तो पर्सन मेंशन कर रहा है, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे वहां लिखा होगा कि पर्सन मींस हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल। आप कहते हैं जी ये जो पर्सन लिखा हुआ है
इसका मतलब तो है लिविंग बीइंग, जिंदा आदमी के बारे में है, तो ये तो कंपनी है, तो इसका मतलब है ये सेक्शन इस पे अप्लाई नहीं करता। आप जनरल क्लॉजेज एक्ट में जाएंगे तो जनरल क्लॉजेज एक्ट कहेगा कि पर्सन इंक्लूड्स द कंपनी आल्सो, कि जो कंपनी है, जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, वो भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। इसी तरह आप कहते हैं जी कि महीना 30 दिन का है, महीना 30 दिन का, लेकिन कोई महीने तो 31 दिन के भी हैं, तो ये तो फिर कंफ्यूजन है। वो कहता है कि जी इसमें तो लिमिटेशन मंथ लिखी हुई है, तो ये तो 31 महीने का है, तो 31 और 30 को रिकॉन्साइल कैसे करेंगे? ये आपको आंसर कहां से मिलेगा? जनरल क्लॉजेज एक्ट से। एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप देखें मेजरमेंट्स करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, ये 6 फुट है, ये 8 फुट है, ये 10 फुट है। अदालत आपको कहती है कि ये बताओ कि ये तुम किस कानून के तहत मेजरमेंट कर रहे हो। लेटस इसको हम ना बालिश के जरिए मेजरमेंट कर लेते हैं। अदालत भी तो करना तो मेजर ही है ना, नापना ही है, तो वो कहता है ठीक है इसको बालिश के जरिए मेजर कर लेते हैं। वाई टू गो इनटू फीट या मीटर्स? तो फिर वहां आपको जब सवाल पूछेगा अदालत तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। वो कहेगा बताओ कहां से ये तुम कह रहे हो। यू विल गो टू जनरल क्लॉजेज एक्ट, आप कहेंगे जी यहां लिखा हुआ है कि मेजरमेंट्स करने का ये तरीका है और इस तरह ये मेजर होगा। अब ये तो बेसिक स्टार्ट है। जब आप हाई कोर्ट में आते हैं ना तो 90% इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन हाई कोर्ट करती है, हाउ द पिटिशन इज मेंटेनेबल। पहला सवाल क्या होता है? हाउ द पिटिशन इज मेंटेनेबल। दूसरा सवाल होता है कि हाउ द कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन। एक सवाल किया आप पे कि मुझे बताओ पहले तुम्हारा यहां आने का राइट क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है। दूसरा सवाल किया कि मुझे यह बताओ कि मेरा इख्तियार क्या है, यानी कि हाई कोर्ट दोनों का वजन आप पे डालती है। तो जब दोनों का वजन पड़ता है ना अर्जेंट केस में, तो 30 सेकेंड का टाइम होता है, इससे ज्यादा का टाइम नहीं होता। क्यों खान साहब? यही है ना, 30 सेकेंड से ज्यादा कोई जज देता है? नहीं देता। और ये भी नहीं आप कह सकते कि मैं तैयारी करके आ सकता हूं, और ये भी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अगली तारीख दे जिस तरह सिविल जज के पास है। तो हाई कोर्ट में गेम यहां 30 सेकंड की शुरू होती है, मेंटेनेबिलिटी और जुरिसडिक्शन। और मैं आपको बताने लगा हूं आज कि ये जो अमर धारा है इन दोनों सवालों से निकलने का, वो है जनरल क्लॉजेज एक्ट। अगर आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट सही तरह एक दफा देखा हुआ है तो आप इन दोनों सवालों से मार नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए कि जब आप जो ही जनरल क्लॉजेज एक्ट को ज़हन में रख के दोनों का जवाब देना शुरू करेंगे, जज समझ जाएगा कि इसने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है। और जो ही उसकी समझ में यह बात आएगी कि इसने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है, वो आपसे तीसरा सवाल कभी भी नहीं करेगा। दिस इज हाउ द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इज डन इन हाई कोर्ट। कि जो ही उसको आइडिया होगा कि आपने जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ा हुआ है, आपसे तीसरा सवाल नहीं करेगा। अब पहले सवाल को आप देखें कि वो कहता है कि हाउ द रिट पिटिशन इज मेंटेनेबल। अब मेंटेनेबिलिटी में जब वो सवाल करता है तो आपको बेसिक इनडायरेक्टली वो ये पूछ रहा है कि तुम बताओ तुम्हारा वेस्टेड राइट क्या इन्फ्रिंज हुआ है। कौन सा वेस्टेड राइट क्या इन्फ्रिंज हुआ है? जब आप वेस्टेड राइट की डेफिनेशन ढूंढने शुरू होंगे तो आप किधर जाएंगे? फिर यू हैव टू गो टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेस्टेड राइट। वेस्टेड राइट की डेफिनेशन पे हजार किताब लिखी जा चुकी है। आप गूगल पे जाएं, आप लॉ साइट पे जाएं, आप अपनी लाइब्रेरियों में जाएं, वेस्टेड राइट की डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेनेशन आज दिन तक फाइनल नहीं हो सकी। आज दिन तक वेस्टेड राइट की डेफिनेशन फाइनल नहीं हो सकी, इसलिए कि ये डेफिनेशन एवोल्यूशनरी डेफिनेशन है। इसने
डायनामिक रहना है, इसने रोज चेंज होना है, आपका राइट रोज चेंज होगा। मिसाल के तौर पे आप इंटरेस्टिंगली देखिए, आजकल नया ये फेसबुक, सोशल मीडिया, ये सारा, पहले तो सिर्फ चादर चार दीवारी थी, लेकिन ये तो नई गेम आ गई है ना सोशल मीडिया। तो अब सोशल मीडिया के अंदर वेस्टेड राइट ऑफ प्राइवेसी रखना और उसको प्रोटेक्ट करना कानून के अंदर, उसके लिए डेफिनेटली वेस्टेड राइट की डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ता कि जनाब मेरा वेस्टेड राइट ये भी है कि मैं घर के अंदर महफूज रहूं, लेकिन मेरा वेस्टेड राइट ये भी है कि मेरी फेसबुक भी महफूज रहे, मेरा इंस्टाग्राम भी महफूज रहो, मेरा व्हाट्सएप भी महफूज रहे, मेरा फोन भी हैक ना हो। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट वेस्टेड राइट्स बन गए हैं जितना कि वेस्टेड राइट चादर चार दीवारी थी। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टेड राइट की डेफिनेशन जो है वो कभी भी क्लोज नहीं हो सकती। वेस्टेड राइट की डेफिनेशन हमेशा आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, लेकिन इसकी बेसिक डेफिनेशन हमेशा जनरल क्लॉजेज एक्ट में ही रहेगी और वहीं से इसकी इंप्रूवमेंट जो है वो शुरू होगी। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो कॉन्सेप्ट था ये इतना एक बेसिक्स है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बेसिक्स है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी ज्यादा होनी शुरू हो गई। मुख्तलिफ जजों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी, मुख्तलिफ लीगल जूरिस्प्रूडेंस ऐड होनी शुरू होगी, तो इसको संभालना मुश्किल हो गया। एक एक लफ्ज जो था वो एक्सप्लेनेटरी फैलता गया, तो फिर उस एक एक कॉन्सेप्ट जनरल क्लॉजेज एक्ट के को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म किया गया। वो इतने बड़े इसके थे, मिसाल के तौर पे ये जो एविडेंस एक्ट है ये जनरल क्लॉजेज एक्ट की एक्सटेंशन है, सिविल प्रोसीजर कोड जनरल क्लॉजेज एक्ट की एक्सटेंशन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जनरल क्लॉजेज एक्ट की एक्सटेंशन है, यहां तक कि फिर मजबूरन, नाउ दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव, यहां तक कि मजबूरन यह सोचा गया कि इस जनरल क्लॉजेज एक्ट को किस तरह इन सारों के ऊपर दोबारा बिठाया जाए। अगर ये 18th सेंचुरी में ये फादर ऑफ द लॉ था, तो इसको किस तरह दोबारा इस सारे जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बिठाया जाए। तो उस वक्त फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उस वक्त फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के जितने प्रिंसिपल्स हैं ये सब के सब जनरल क्लॉजेज एक्ट की एग्जैक्ट रेप्लिका है। आप हैरान होंगे कि जनरल क्लॉजेज एक्ट की सेक्शंस, जितने भी सेक्शंस हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ एवरी यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, डेफिनेशंस। आप कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशंस में चले जाएं, आर्टिकल 264 में जितनी डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी जनरल क्लॉजेज एक्ट की। आप आर्टिकल 264 में चले जाएं, इंटरप्रिटेशन फील्ड ऑफ लॉज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 264 में पूरे का पूरा दिया हुआ है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल 264, पूरे का पूरा दिया हुआ। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में राइट ऑफ हियरिंग है कि किसी बंदे के खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता जब तक उसको सुना ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या है, 24A, सेक्शन 24A मीन्स कि whenever any order is to be passed by any authority, the party against whom this order is to take effect, that party is to be put at the notice. जनरल क्लॉज एक्ट का ये सेक्शन 24 कॉन्स्टिट्यूशन में मजबूरन हमने नहीं डाला हुआ था पहले, अब आर्टिकल 10A में हमें डालना पड़ा। क्या कि राइट ऑफ हियरिंग इज ए बेसिक राइट ऑफ हियरिंग। क्यों? इसलिए
कि वो जनरल क्लॉजेज एक्ट की एक प्रोविजन में मौजूद था। इसी तरह आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो देखते जाएंगे, तो अब मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं पढ़ता। मैं क्यों नहीं पढ़ता? इसलिए कि मैं अब एडवांस प्रैक्टिस में हूं, जहां मैं 30 ईयर से अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करनी है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन करनी है, लिहाजा मेरी मजबूरी है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी है। आपकी मजबूरी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं है, आपकी मजबूरी हाई कोर्ट लेवल में जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ना है। जब जनरल क्लॉजेज एक्ट आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, और 10 साल की स्टैंडिंग के बाद यू विल फील एंड यू विल रियलाइज कि यार जनरल क्लॉजेज एक्ट की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो नुकसान क्या है? डायरेक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं रिपील, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड लिखा हुआ है रिपील। अब रिपील का मतलब कहां से आप निकालेंगे? मतलब आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट देगा कि रिपील मींस दिस। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता। जनरल क्लॉजेज एक्ट का मकसद क्या है? जनरल क्लॉजेज एक्ट का मकसद यह है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं कानून में, वो ना लिखने पड़े। जनरल क्लॉजेज एक्ट असल में फिल इन द ब्लैंक्स करता है, और जब वो फिल इन द ब्लैंक्स करता है तो आपको वो उसका मफहूम जो है वो बयान करता है। इससे पहले कि हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं और मैं ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दूं जो आपको 25 साल बाद सुननी है, मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है। टाइम कितना हो गया? 12:15 हो गए हैं। बोर नहीं होना। मेरी 25 साल लॉ कॉलेज की क्लास में एक स्टूडेंट ये नहीं आज दिन तक मुझे कह सका कि सर आपने लेक्चर खत्म करना है। मैं जब भी लेक्चर छोड़ता था तो वो कहता था, यही कहता था, जरा 5 मिनट और। तो आज तो ये नहीं हो सकता, लेकिन दिस इज द स्टार्ट। आपको एक डायरेक्शन देनी थी, मकसद था एक डायरेक्शन देने का, मकसद था कि आपके बेसिक्स को, किसी फाउंडेशन को मजबूत करने का। सो आई होप कि दिस विल ऐड इनटू योर इंफॉर्मेशन और ऐड इनटू योर वे ऑफ हैंडलिंग द प्रैक्टिस। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब भी जैदी साहब कहेंगे तो एक लेक्चर दूंगा। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लेक्चर दिया था आज से 3 साल पहले, उसका टाइटल था हाउ टू प्रैक्टिस। हाउ टू प्रैक्टिस। वो लेक्चर आज भी मैं जब भी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता हूं तो सारे मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर दैट वाज वर्थ। तो कभी भी मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आऊंगा और आपको एक लेक्चर दूंगा हाउ टू प्रैक्टिस। ये है बेसिक चीज कि किस तरह प्रैक्टिस करनी। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई किसी किस्म का